अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, कैसी गुजरी हैं आप लोगों की छुट्टियां सर्दियों की? सर जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहा था। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी। कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट की? सर आईबीए का कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा। अच्छा, और रिजल्ट से सब सेटिस्फाई हैं अपने अपने? हैं भाई? रिजल्ट आई थिंक सबको मिल गया आपका। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिजल्ट के अंदर? अच्छा जी। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने जो टॉपिक अब तक पढ़े हैं, लेट्स डिस्कस दोस टॉपिक। हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक अपने पढ़ लिए हैं A2 के सिलेबस के अंदर, और हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह गए। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का एक मिनट सिलेबस शेयर करता हूँ, और टॉपिक्स में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो जो हम लोगों ने अब तक कंप्लीट किए हैं और जो जो हमारे रह गए हैं वो टॉपिक। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही है कि हम लोग मार्च तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि हम लोग रिविजन्स कर सकें काफ़ी ज़्यादा। और हाँ, P5 की भी प्रैक्टिस आप लोगों को और करवा दूंगा, ज़ाहिर सी बात है। सर जी, तो जनाब ये आपका बेसिक सिलेबस है, इसके हिसाब से हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की और यूनिट्स की। वो आप सबको एएस के अंदर से है। मेजरमेंट टेक्निक्स की आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज, कुछ डिवाइसेस आपको ऑब्वियसली P5 के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वी विल टॉकिंग अबाउट ए लेवल्स। हम एएस की अब बात नहीं करेंगे, ए लेवल्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली अवर A2। फिर उसके बाद हमारे पास है मोशन इन सर्कल। ठीक है जी, मोशन इन सर्कल का टॉपिक हमारा हो चुका है। ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक हमारा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आइडियल गैसेस, टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये नहीं हुआ हमारा। ठीक है, हमने ऑसिलेशन मोशन कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद वेव्स। वेव्स का टॉपिक एक्चुअली में, वेव्स मींस अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है इसके अंदर। तो अल्ट्रासाउंड वाला टॉपिक भी हमारा हो चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये फिट आ जाए स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, इस तरह इसको रख लेते हैं। अच्छा जी, तो सर्कुलर मोशन हमारा हो चुका है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा हो चुका है, आइडियल गैसेस हमारा नहीं हुआ, टेम्परेचर नहीं हुआ, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नहीं हुआ, ऑसिलेशन हो गया, वेव्स हो गया है, कम्युनिकेशन का हमारा टॉपिक हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, कैपेसिटेंस हो गया है, डीसी सर्किट। एक्चुअली में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोटेंशियल डिवाइडर और बेसिक जो सर्किट कंपोनेंट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमारा नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा नहीं हुआ। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट भी नहीं हुआ, पार्टिकल फिजिक्स भी नहीं हुई, और न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। ठीक है जी, तो अभी अच्छे खासे टॉपिक हमारे रहते हैं, लेकिन टॉपिक्स मुश्किल नहीं है हमारे पास, टॉपिक्स आसान रह गए हैं अब हमारे पास, सिवाय मैग्नेटिज्म के। मैग्नेटिज्म भी आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, पेशेंस आपको इसके लिए चाहिए। तो बाकी एज सच तो हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो गया है।
वी विल बी स्टार्टिंग विद द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टुडे। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हमारा थर्मल फिजिक्स का ऊपर रह गया है, इस टॉपिक को भी हम लोग जल्दी से वाइंड अप करते हैं ताकि फिर हमारे सिर्फ एंड के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रह जाएं। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, लेट्स पुट द हेडिंग ऑफ थर्मल फिजिक्स। हम लोग अब थर्मल फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। So we are going to discuss thermal properties of matter। ठीक है जी, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैटर आपको पता है तीन के स्टेट्स में होता है, सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस के अंदर भी होता है। तो मैटर की हमें पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं, बेसिक 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है जी, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज टुगेदर होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करें तो वो सॉलिड के बाद किस स्टेट में जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद फिर वो किस स्टेट की तरफ जाता है, गैसियस स्टेट की तरफ जाता है। ये चीज करने कब होती है, जब हम इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी सब्सटेंस को कूल डाउन कर रहे हो तो वो गैस से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में ट्रेवल होता है, जिसको हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस। इसमें अगर हम किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं तो वो रिवर्स स्टेट के अंदर अपने आप को वापस लेके आता है। ठीक है, इट मींस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपके पास अगर सॉलिड से लिक्विड गैस में जाता है, हीट लिक्विड में बनने के बाद, और फिर लिक्विड से गैस सॉलिड में भी वापस आ सकता है। कुछ प्रोसेसेस, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, बट स्पेसिफिकली हम उन सब्सटेंसेस के बारे में अपने ए लेवल्स फिजिक्स के सिलेबस में नहीं डिस्कस करेंगे। हम एक बेसिक प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलेंगे कि सॉलिड लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड गैस में, और इसका रिवर्सिबल प्रोसेस फिर इसी तरीके से फॉलो होता है कूलिंग के अंदर। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब थर्मल प्रॉपर्टीज की बात होने लगी है, मतलब हम जब किसी सब्सटेंस को, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको जब हम हीट करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से उसकी क्या प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है जी, क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो बड़ी बेसिक सी चीज ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, लेट्स से एक सॉलिड है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। ये हम जब इस सॉलिड को हीट करेंगे, हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी। हीट एक एनर्जी है। ठीक है, और हीट एनर्जी के लिए हमने सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है, क्यू का। क्यू सिंबल जो है वो हीट एनर्जी के लिए है। ठीक है, एनर्जी ऑब्वियसली तो यूनिट जूल ही रहेगा। इसको जब हम किसी सब्सटेंस को, दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ सॉलिड, ठीक है, ये एक सॉलिड है। हम इस सॉलिड को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स इस हीट एनर्जी को गेन करना शुरू करेंगे, यानी हीट एनर्जी से मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। हमने एक न्यू टर्म यहाँ पढ़ी जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है, इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द सम of kinetic and potential energy of molecules। ठीक है जी, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के लिए जो हम सिंबल बनाएंगे वो यू का सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे। यू इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल जैसे कि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते थे, अगर हम लोगों को याद हो, हम लोगों ने एस के अंदर मैकेनिक्स पढ़ा है, मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी को भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज दी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल, सॉरी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की,
तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम सम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कर दें, ठीक है, तो उसको हम उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कंसिडर करते हैं। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये सबकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो इट इज रैंडम, ठीक है, इट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई, ये आप पक्का याद रखिएगा इस बात को कि ये हमेशा हमारे पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है जी, इसमें किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। सर ये ठीक है, लास्ट लाइन रिपीट कर दें। रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास सबकी तस्मिया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, सब मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक्चुअली में जब किसी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो एक्चुअली में सबकी स्पीड डिफरेंट होती है, सबकी पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। पोजीशन डिफरेंट होने वाली एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती है, और सबकी जो स्पीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो इसका मतलब है कि सबकी काइनेटिक एनर्जीज में भी थोड़ा 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 फर्क होती है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, जो कि सम है काइनेटिक और पोटेंशियल का, ये मॉलिक्यूल्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है। रैंडमली का मतलब है किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, इस तरीके से हम इसको कंसिडरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी भी कोई ठीक क्वेश्चन है। है तो पूछ लो। जैसे आप लोगों की क्लास की जो टोटल एवरेज है अगर मैं निकालूं तो आप लोगों के सबके रैंडमली आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पेपर फॉर्म में। किसी के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, किसी के मार्क्स बहुत बुरे हैं, तो इस तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से तमाम मॉलिक्यूल्स में रैंडमली है इंटरनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, और ये हमेशा याद रखिएगा ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है। जब भी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो ये 2 मार्क्स की जो डेफिनेशन है उसमें हमेशा आपको लास्ट में सेकंड जो पार्ट है, सेकंड मार्क्स के लिए आपको ये लिखना होता है कि इट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या इसकी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, वरना आपको सेकंड मार्क जो है वो इसका अवार्ड नहीं होगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा इस चीज का। Internal energy, it is the sum of kinetic and potential energy of the molecules which is randomly distributed among them। तो इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी ने कोई सवाल करना है तो इसमें पूछ लीजिए। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन। फरवा, अबान, अली, तैयब, मेसम, नबील, नेहा, जैनब, तस्मिया, वनीज़ा, वरीशा, सुभान, रहमा, रमशा, अजान, हरीम, हिरा। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो सब्सटेंस उस हीट एनर्जी को लेके अपने मॉलिक्यूल्स में स्टोर करता है, और मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है? ठीक है, तो बड़ा क्लियरली हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिलेट होती है मोशन से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किससे रिलेटेड होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किससे रिलेट होगी? मोशन से रिलेट होगी। मोशन से रिलेट होने का क्या मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड फास्ट होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल्स जो स्लो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की मोशन से रिलेट है। अच्छा जी, अब एक बात मुझे बताइए, एक बड़ा बेसिक सा मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक ये बात बताइए मुझे कि जब मैं लेट से मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एक मैंने पिस्टन लगाया, ठीक है, और इसमें कुछ गैस भरी हुई है। अच्छा, गैस के पार्टिकल्स जरा दूर दूर होते हैं, ठीक है,
और कुछ स्पीड से चल रहे होते हैं ये पार्टिकल्स, लेट्स से डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन एवरेज स्पीड सबकी कितनी है, v। ठीक है, सबकी स्पीड डिफरेंट होगी, लेकिन एवरेज स्पीड में v कंसिडर कर रहा हूँ। एक बात बताइए कि जब मैं इसको हीट करूंगा इस गैस को, ठीक है, Q हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करूंगा, तो इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड का क्या होगा? व्हाट हैपन टू ज्यादा हो द जाएगी। स्पीड? ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सही है, स्पीड इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर का क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। वो भी सर इंक्रीज स्पीड करेगा, ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको मैं ठंडा करूं तो सर इनकी दोनों स्पीड इंक्रीज क्या? होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ठंडा करूं तो क्या होगा, दोनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी यस सर। मॉलिक्यूल की किस चीज से रिलेट करती है? टेम्परेचर। वेरी गुड, टेम्परेचर से रिलेट करती है। और हम यही डेफिनेशन भी बनाते हैं, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक डेफिनेशन तो बड़ी बेसिक सी है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर की हम एक और डेफिनेशन बनाते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जितनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, उतना ज्यादा आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, बाय द वे दिस इज एवरेज। सो हम एक चीज ये कहते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके हीट करने से उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, या सादा लैंग्वेज में हम ये भी कहते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है, वो किस चीज में इस्तेमाल होता है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको अगर आप बड़े सिंपल तरीके से, बिल्कुल बच्चों वाली तरीके से अगर आप समझें, तो ये है कि ये आपकी एक उंगली है, ठीक है, दिस इज योर फिंगर, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, जब आप अपनी उंगली इस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ये इस वक्त लो टेम्परेचर में है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे आप इस ऑब्जेक्ट को अपनी फिंगर से जब टच करते हैं तो ये मॉलिक्यूल जाके आपकी फिंगर को हिट करता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा जोर से हिट नहीं करता, ठीक है, तो आपको जो है वो कहते हैं कि यार ये गर्म नहीं है, ये ठंडा मॉलिक्यूल ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा मुझे। ठीक है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं अच्छा खासा हीट अप कर दूं, ठीक है, जैसे कि एक कॉपर वायर है या एक कॉपर का स्पून है, उसको मैं बहुत ज्यादा गर्म कर दूं फ्लेम के ऊपर, फिर आप उस पर अपनी उंगली टच करें, तो एकदम से आपको बहुत गर्म महसूस होता है। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड तेज हो जाती है, और जब ये जोरदार स्पीड से जाके आपकी फिंगर को हिट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यार इन्होंने बहुत जोर से हिट किया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इस वक्त क्या है, हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से गर्म चीजें जो है उसके मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो इसीलिए आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो कुछ इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ भी होती है, हर्ट होते हैं आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई है सबको? इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी, एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को भी जरा डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स से मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, इसी सॉलिड को अगर मैं लिक्विड की स्टेट में रखूं तो लिक्विड में ये कुछ यूं होता है। लिक्विड में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप्स थोड़े 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 बढ़ जाते हैं, बहुत मामूली से बढ़ते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स अभी भी किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है वो आपके पास इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है जब आपके पास सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है। ठीक है,
जी, तो ये बताइए कि किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की पोजीशन करीब करीब है और किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की पोजीशन दूर दूर है। जी, किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, पोजीशन बहुत करीब करीब है, और किस स्टेट में दूर दूर है। सॉलिड में करीब है, लिक्विड में दूर है। बिल्कुल सही है, बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन था ये, आप सबको बच्चों को भी बताया कि ये सॉलिड्स में करीब करीब है और लिक्विड्स में दूर दूर है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन हम बताइए, तो चेंज इन पोजीशन होने से, कि जब मॉलिक्यूल्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, देखिए हम जब इसको हीट करते हैं सॉलिड को, तो ये यहीं पे रहते हुए जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं और अपने साथी को टक्करें मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर वो एक की टक्कर लगती है दूसरे को, दूसरे की टक्कर तीसरे को लगती है, एंड दीज कोलिजन्स एक्चुअली नोन एज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कंडक्शन। जैसे हम इलास्टिक कोलिजन होती है ना हमारे पास, जो मोमेंटम में हमने पढ़ी है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकरा के अपना मोमेंटम, अपनी काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफर करता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स को अपनी स्टेट चेंज करनी होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाना होता है, ठीक है, तो वो अपनी क्या चीज चेंज करते हैं, तो आंसर ये है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज होती है जब आपके पास क्या चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल बेसिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या काम है। काइनेटिक का तो आपने डिफाइन कर दिया कि काइनेटिक का काम क्या है, आपने बताया है। काइनेटिक का क्या काम बताया हमने भाई, काइनेटिक से क्या चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है ना। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से क्या चेंज होता है, पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन मतलब और बेहतर तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें, कि जब किसी सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगी, पोजीशन में चेंज आएगा, सेपरेशन में चेंज आएगा, बिल्कुल सही है तैयब, तो एक्चुअली किस चीज में चेंज आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है नेहा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए कि पोजीशन में चेंज होने का बेसिक एविडेंस आपको क्या दिखेगा, आपको अपनी आंखों के स्टेट चेंज दिखेगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली किस चीज में काम आती है, चेंज इन स्टेट में आती है। बात समझ में आती है, ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन, ये बताइए कि लिक्विड के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है या सॉलिड्स के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी या सॉलिड के, जैनब फिर से सोच के बताओ। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा सेपरेशन है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। ये चीज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड में होती है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी किस में ज्यादा होती है, लिक्विड में। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है, गैसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ अजीबोगरीब सी कॉन्ट्राडिक्टिंग सी बात भी आपको लग रही होगी कि ये कुछ अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम बड़े अपने बेसिक नॉलेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम एक छोटे बच्चों की तरह एक हीटिंग कर्व बनाते हैं। हीटिंग कर्व आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। आप सबको हीटिंग कर्व याद होगा, ठीक है जी। हीटिंग कर्व मैं बनाने जा रहा हूँ। ऑल्दो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट स्टिल आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, क्योंकि मैं एक बर्फ लेने लगा हूँ, एक आइस लेने लगा हूँ, ठीक है। और आइस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में भी चला जाता है। लेट्स से मेरे पास एक बर्फ है, आइस क्यूब है, जिसका टेम्परेचर कितना है, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। यानी हम अपना ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, -7 से, हम 0 पे आएंगे, उसके बाद हम 100 तक भी चले जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास y एक्सिस पे है टेम्परेचर, ठीक है, और
टेम्परेचर मान लीजिए हम डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं क्योंकि 100 और 0 की बात हो रही है, केल्विन में नहीं हो रही बात। और यहाँ पे हमारे पास टाइम चल रहा है, ठीक है, टाइम मिनट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, ठीक है भाई। अच्छा जी, एक बात बताइए, जब मैं इस आइस को हीट करूंगा तो इस आइस के टेम्परेचर का क्या होगा? जब मैं इस आइस को हीट करूंगा तो इसके टेम्परेचर का क्या होगा? कम होगा। कम होगा। आइस को ज्यादा हीट होगा। करना है, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। क्या हो गया यार? ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ यूं बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म इंक्रीज कंसीडर करूं, यूनिफॉर्मली हीट कर रहा हूं, तो यूनिफॉर्म इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है ये? हाँ ठीक है। अच्छा भाई, अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। आइस कितने टेम्परेचर पे पहुंच गई बच्चों? कितने टेम्परेचर पे पहुंची? 0 पे पहुंच गई। अच्छा, अब मैं इसको 0 पे हीट करे जा रहा हूं, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। कुछ देर के लिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हो रहा है ऑल्दो मैं इसको अभी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करे जा रहा हूं? पोजीशन चेंज हो रही चेंज है। हो रही थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो रही है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जब मैंने इसको स्टार्टिंग में -7 से टेम्परेचर हीट एनर्जी देनी शुरू की थी, तो मेरी दी हुई हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? इसके मॉलिक्यूल्स की किस में कन्वर्ट हो रही थी? काइनेटिक के अंदर। लेकिन जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी बंद हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो गया। मेरी दी हुई हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लग गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गई। बिल्कुल सही है। यानी हम लोगों ने क्या देखा, अगर मैं इसको ए बी सी बोलूं, ए से बी तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बी पे ये प्रोसेस क्या हुआ? स्टार्ट मेल्टिंग। ये मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। बी और सी के कहीं दरमियान में कहीं आइस भी होगी और वाटर भी होगा, और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बाद में रिपीट कर दूंगा। और सी पे जब मैं पहुंचूंगा तो आइस कंप्लीटली क्या हो गई होगी? मेल्ट होके किस में बदल गई होगी? किस में बदल गई होगी? वाटर में बदल होगी। समझ में आ रही है बात? तो फिर इस आइस को एक बर्तन में डाल लेते हैं ताकि पानी बर्तन में ही रहे, ठीक है भाई। तो हम इसको करते करते हीट करते 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 पहले तो किस टेम्परेचर पे लाए इस आइस को? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ देर तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और वाटर भी था, और उसके बाद अल्टीमेटली बर्तन में सिर्फ क्या रह गया? पानी ही पानी रह गया। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि अगर सी पॉइंट पे पानी बन गया है और मैं इसको अभी भी हीट कर रहा हूं, अभी भी इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? सर अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब अब हमारी हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी को बढ़ा रही होगी? जी, काइनेटिक। काइनेटिक को बढ़ा रही होगी। काइनेटिक को बढ़ा रही होगी तो इसका मतलब है कि हमारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारा चलते 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 कितने पे पहुंच गया? 100 पे पहुंच गया। 100 पे हम फिर हीट करे जा रहे हैं, ठीक है। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि Q किस में बदला है? काइनेटिक एनर्जी में। 100 पे जब हम पहुंचे तो दोबारा हमने क्या चीज नोटिस की कि हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया और कुछ देर के लिए दोबारा क्या हो गया? कांस्टेंट। अब आप मुझे लॉजिकली खुद से बताइए कि अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे? ठीक है, गैस। क्या लिक्विड गैस में बदल रही है। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अब उसके बाद
अब ये ग्राफ अगर मैं बताइए वाटर यहां पे बाय द वे स्टार्ट हुई होगी बॉइलिंग और यहां पे मेरी बॉइलिंग एंड हो गई होगी, एंड ऑफ बॉइलिंग हुआ होगा, ठीक है ना। यानी मेरे पास यहाँ पे पूरी की पूरी क्या बन गई है, अब स्टीम बन गई है, ठीक है। अब ये बताइए कि सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई पॉइंट के बाद अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली हीट करता ही रहूं तो क्या फिर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये लाइन स्ट्रेट होगी या ये अब लाइन सीधी ही ऊपर की तरफ जाती रहेगी? जी, तो आंसर ये अब ये सीधी ऊपर जाती रहेगी अनलेस और अनटिल ये किस स्टेट में ना पहुंचे, प्लाज्मा के स्टेट में ना पहुंचे, ठीक है। प्लाज्मा हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उससे आगे की बात नहीं करेंगे, गैस से आगे, ठीक है भाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। जी बच्चों, किसी ने कोई सवाल करना है? नेहा, अजान, तैयब, मेसम, सिनान, हिरा, हरीम, रमशा, सुफियान, बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो इसके अंदर, अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई अभी भी। सैयदा जैनब, अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमें एक बड़ी सिंपल आसानी हो गई। हमारी आसानी क्या हो गई कि हम जब भी किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो हमारी दी हुई हीट एनर्जी एक तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी तो यकीनन उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। या फिर हमारी भी दी हुई हीट एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी और पोटेंशियल एनर्जी में जब चेंज आएगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी बच्चों, ये क्लियर हुई है सबको बात? और एक वक्त में सिर्फ एक ही एनर्जी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगी उस वक्त, और अगर पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक नहीं बढ़ेगी। एक वक्त में एक ही एनर्जी का चेंज आएगा। ये हमें बड़ी आसानी है इसके अंदर, है ना, क्योंकि स्टेट जब चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो उस वक्त स्टेट चेंज नहीं हो रही होती। ये बड़ी आसानी हमें होती है इसके अंदर क्लियर रखने के लिए दोनों चीजों को, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन पूछना है इसने किसी ने? सुभान साहब कोई सवाल है? अजान, मेसम, जुहेब? जी, वरीशा, जैनब, सब क्लियर है बेटा? फरवा, फातिमा? अच्छा जी, आप लोगों ने ओ लेवल्स में एक डेफिनेशन पढ़ी है हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, क्या होती है, किसी को पता है? हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कोई डिफाइन कर सकता है? जी बच्चों, वनीजा, स्पेसिफिक